नमस्कार। रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक जो कार्यक्रम चल रहा है, परिघटनाएं जो घट रही है और नीतीश कुमार जो भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद के साथ सरकार बनाए, उसका भी लगभग 1 महीने हो चुका है। और बिहार में जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक हालात दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं, तो हमारे बीच मौजूद है युवा पत्रकार आशुतोष जी, जिन्होंने बहुत ही लंबे समय तक पॉलिटिकल खबरों को लेकर रिपोर्टिंग की है। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नीतीश कुमार जो भाजपा से राजद में गए और उन्होंने सरकार बनाई, तो भाजपा और राजद का जो था उसमें नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर राजद में आए, उसके बाद क्या उठापटक चल रहा है, जो आए दिन रोज घटनाएं घट रही है, उस पर क्या आप बात रखना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रिपोर्टिंग टाइम्स में हमें बुलाया है और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है गौतम। और देखिए, परसों एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे। कल या परसों एक ग्रामीण इलाके में सोलर एनर्जी का एक सौगात उन्होंने दिया है। अब उस एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार बैठे हुए थे। कई सारे मीडिया चैनल्स और अखबारों में भी, न्यूज़ पोर्टल्स में भी ये चीज़ें चली कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के चेहरे में वो भाव नहीं दिख रहा था जो आज से इससे पहले दिख रहे थे। उसके पीछे की कुछ कड़ी मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। इधर लगातार जो बिहार में जो राजनीतिक उठापटक और जो घटनाक्रम चल रहा है, ये हमसे छिपा हुआ नहीं है। दरअसल एनडीए से जुदा होकर नीतीश कुमार अब महागठबंधन के अगुवा हो गए हैं और हम सभी जान रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में आगे बढ़ चुके हैं और अपनी मुहिम में लगे हुए हैं। ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा कि वो विपक्ष का चेहरा बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन फिलहाल वो बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय से 17 वर्षों से हैं। उन पर सुशासन बाबू का टैग लगा है। उन्हें बहुत सारी उपलब्धियां मिली। वो बीजेपी के साथ जब सत्ता चला रहे थे तो काफ़ी सहज थे। पहली बार 2013 में वो गए तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत असहज गठबंधन होगा, क्योंकि राजद के खिलाफ ही वो चुनाव लड़कर इतने प्रचंड बहुमत से जीते थे और बिहार की जनता ने उन्हें इतना प्यार और सम्मान दिया। बहरहाल कुछ सालों के बाद उन्हें फिर से एनडीए में आना पड़ गया, लेकिन वो पुनः फिर एनडीए छोड़ करके अब महागठबंधन में चले गए हैं। उनके पास शायद अब कोई बहुत ज्यादा विकल्प है भी नहीं। लेकिन मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आना चाहूंगा कि फिलहाल जो उनके चेहरे के भाव को देखकर लग रहा है, उसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि राजद के पास फिलहाल खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है और आरजेडी अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है कि वो केंद्र की राजनीति की तरफ अग्रसर होंगे। और उनके मन में इस बार 2020 में जो विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें बीजेपी से कम हुई थी, क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो एनडीए का हिस्सा थे। उस वक्त से ये मलाल रहा कि मेरी सीटें कम हैं। अब उनका जो भी आपसी एक रंजिश रहा हो, आपसी मनमुटाव रहा हो, बीजेपी से अब अलग हो चुके हैं, राजद में भी गए हैं, लेकिन उनकी सीटें तो कम है ही और राजद किसी तरह से बख्शने की मूड में नहीं दिख रही है। राजद के हाथ में अब गेंद जो है उनके पाले में चला गया है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो राजद का जो अपना पुराना इतिहास रहा है, जो कि मीडिया में चीजें चलती है और एक चीजें उनके बारे में एक धारणा बनी हुई है कि बहुत तरह की जंगल राज थे और अराजकता थी। तो अब तेजस्वी यादव या तो उसे वो बदलना चाहेंगे या अपने पुराने कार्यकर्ता या नेताओं के साथ वो उनकी वो परिपाटी जारी रहे। ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बिहार में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उसमें हाय तबाह और हल्ला तो शुरू हो गया है। तो तेजस्वी यादव अब चाहेंगे, या दो बातें होंगी, या तो वो चाहेंगे कि मैं अपने पुराने इमेज को धो दूं और राजद चूंकि उसके पास एक वोट बैंक भी, एक जनाधार भी है और कुछ अगर विकास का वो काम करें तो वो लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि राजद का सबसे पहला मिशन मुझे ये लग रहा है कि अब वो जदयू से आगे निकले और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार राजद के चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं। दो घटनाएं, तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले जब पीएमसीएच में अचानक रात को पहुंचते और छापेमारी करते हैं, तो कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि क्योंकि बीजेपी के पास ये मंत्रालय था, वो बीजेपी को आंख दिखाना चाह रहे हैं या बीजेपी को। बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। वो बीजेपी को नहीं, वो नीतीश कुमार को बैक पर लाना चाह रहे हैं। दरअसल आप एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू रहे हैं। कभी किसी मंत्री को कोई क्रेडिट दिया गया? नहीं दिया गया। जीरो टॉलरेंस,
लॉ एंड ऑर्डर सुधरा बिहार में, सड़कें बनी, बिहार में बिजली आया। इनके कुछ चंद आईएएस का नाम होता था जो अफसरशाही होता था, और सीधे सीधे सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया जाता था। चाहे कोई पुल बने, कोई सरकारी विद्यालय बने, बिहार में 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था हो, हर घर नल जल योजना हो, साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो। तो यहाँ बीजेपी के एक मंत्री को आप कैसे कह सकते हैं कि उसे तेजस्वी यादव उनको आईना दिखा देंगे? पीएमसीएच में जाकर वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन में आए हैं और उनकी सरकार चल रही है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं, और इस तरीके से उन्होंने उसकी नाकामियों को उजागर किया। तो कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर दबाव डालना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाना चाह रहे हैं, और अब उससे एक कदम आगे निकलकर अपनी उपलब्धि दिखाएंगे। और अगले चुनाव में जब वो जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम विकास के परिचायक होंगे। वहीं उनके दूसरे मंत्री, आज तक नीतीश कुमार के 17 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बीजेपी के या और राजद के साथ भी जब वो गठबंधन में रहे, तो किसी भी मंत्री की यह हैसियत नहीं रही कि वो नीतीश कुमार को आंख दिखाएं। सुधाकर सिंह, बिहार के कृषि मंत्री, ने कहा कि सारे अफसर और विभाग के लोग चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। उसके बाद अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग में जब नीतीश कुमार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उनको जवाब तक देना उचित नहीं समझा और कहा कि मैंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सारे मामले की जानकारी दे दी है, और ये मुझे नहीं लगता इसमें मुझे आपके सामने बहुत कुछ कहने की जरूरत है। आप महागठबंधन के नेता होंगे, हमारे नेता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। तो इस तरह का जोरदार हमला, उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो हालांकि कृषि मंत्री, हमारे बिहार के मौजूदा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने तो इस बात को कबूला नहीं, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने बाहर मीडिया के सामने ये बात कबूल कर ली। उन्होंने कहा कि हाँ, वो जो एक उन्होंने बयान दिया था, इस पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये बातें भी तेजस्वी यादव के इशारे पर तो कहीं नहीं हुई होगी। आखिर उनके पास इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो सरेआम इस तरह से, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं तो ये बात पब्लिक डोमेन में कह रहा हूं, मेरे फेसबुक पर अपलोड है, मैं अपने बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। आखिर एक सत्ताधारी दल का मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है तो दो घटनाएं, स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग में दो बड़े नेता, सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के बेटे हैं, और जगदा बाबू का कद राजद में लालू प्रसाद के बाद क्या है ये हम सब जानते हैं। हाँ, तो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी के तहत नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है। और काहे बेगाहे कई ऐसी घटनाएं भी बिहार में होने लगी हैं, कहीं फिरौती की बात हो रही है, कहीं पटना में भी एक अस्पताल के 2 कर्मियों को पकड़ा गया, उसके बाद बेगूसराय की घटना हो गई, और भी कुछ हत्याएं हो गई और कुछ वारदातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब सहज नहीं होंगे, और पूरे तरीके से अगर आरजेडी अच्छा काम करती है, बुरा काम करती है, दोनों सूरत में नीतीश कुमार को नुकसान होगा। बुरा काम करेगी, ठीकरा नीतीश कुमार पर फूटेगा और नीतीश कुमार फंसेंगे, क्योंकि विपक्ष सामने बीजेपी है, और बीजेपी जब भी विपक्ष में होती है तो बहुत जोरदार तरीके से हल्ला करती है, और उससे बचना बीजेपी जदयू के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। और यदि तेजस्वी यादव बढ़िया काम करते हैं तब भी नीतीश कुमार को नुकसान है, क्योंकि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव आईना दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठाया जा रहा है। और कल की भी अगर आप घटना देखिए तो मीडिया में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बिहार का पहला एकमात्र जो मानसिक अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, वहां पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों ने मतलब रिबन कट किया है समान रूप से। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार को बकसने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार को बकसने के मूड में नहीं है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर जब नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो जब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तेजस्वी बैटिंग करना चाह रहे हैं, तो आखिर क्या कारण था कि फिर वो भाजपा को छोड़कर आए, जहां वो अच्छे से काम कर रहे थे, जैसा कि भाजपा वाले बताते हैं। तो वहां भी तो कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी। नीतीश कुमार आरजेडी छोड़कर भाजपा में गए हैं, फिर भाजपा से आरजेडी में क्यों आए, इस पर कुछ बात बताइए। देखिए, बीजेपी ने अभी जो महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम हुआ,
शिवसेना जिस तरह से तबाह हो गई, किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैंने रातों रात उसकी 50 के करीब विधायक उसे छोड़ देंगे और वो शिवसेना के ही एक दूसरे गुट को उसने क्रिएट कर दिया बीजेपी ने। और एक तरीके से मतलब कहिए तो अगर बीजेपी ने मतलब उस पार्टी पर कब्जा कर लिया, तो इस तरह से कई राज्य में बीजेपी ने किया है पूर्व में भी। तो बीजेपी नीतीश कुमार के मिशन में भी लगी हुई थी, जैसा कि आरसीपी सिंह फ्रंट पर बैटिंग कर रहे थे, काफी चीजें हो रही थी। तो नीतीश कुमार पे बीजेपी अब दबाव बना रही थी, क्योंकि आने वाले समय में अब बीजेपी को लग रहा था कि हम ताकतवर हो गए हैं, अब हमें नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी को लग रहा था कि हम नीतीश कुमार को अब थोड़ा बैकफुट पर रखें, लेकिन इतनी जल्दी नीतीश कुमार भी पलटी मार देंगे ये बीजेपी को अंदाजा नहीं थी। लेकिन नीतीश कुमार भी कई अन्य राज्यों में बमुश्किल वो 2-4 सीटें जीत रहे थे, वो भी बीजेपी के नक्शे कदम पे कहीं ना कहीं गठबंधन कर रहे थे, कुछ दलों क्षेत्रीय नेताओं को अपने साथ पाले में ला रहे थे। तो बीजेपी ने कई राज्यों में ऐसा किया कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया और उनके लोगों को अपने पार्टी में कर लिया। अभी भी किया अरुणाचल में, लेकिन वो तो गठबंधन टूटने के बाद किया। उसके पहले भी बीजेपी ने यूपी में सीट नहीं दिया नीतीश कुमार को। केंद्र में नीतीश कुमार ने कहा कि हमें सांकेतिक हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मतलब वो ज्यादा लोगों को चाह रहे थे कि हमारे मंत्री बने, लेकिन केवल आरसीपी सिंह के नाम पर सहमति बनी और इनके लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद कई बीजेपी के प्रदेश के नेता, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष और कई लोग लगातार हमलावर रहते थे, कई मुद्दे। तो नीतीश कुमार भी समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं। अब उनको लग रहा था कि मुझे बीजेपी भी कहीं ना कहीं नहीं छोड़ेगी, तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति थी। तो ऐसे में इनको लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपनी जो राजनीतिक विदाई हो वो सम्मानजनक तरीके से हो, तो क्यों ना एक बार अब बीजेपी को ही आंख दिखाया जाए और उसके गेम को थोड़ा खराब किया जाए, और जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वह नरेंद्र मोदी का समीकरण बिगाड़ा जाए और मैं भी इससे बदला लूं और मैं भी आगे आकर कुछ ऐसा करूं ताकि बीजेपी को भी मैं थोड़ा जख्म दे सकूं। तो इसीलिए बीजेपी को लग रहा था कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा भविष्य में कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा कुछ करेंगे उसको अंदाजा नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार ने एक पूरी प्लानिंग सेट की और उन्होंने वो सोच रहे हैं कि अगर मैं विपक्ष का चेहरा बन जाऊं तो भी ठीक है, नहीं बनूं तो भी ठीक नहीं, तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और कई एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि उनकी बिहार में उनकी छवि थोड़ी डगमगा रही थी, तो उन मुद्दों से भी भटकाने के लिए वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और ये वो करके वो कुछ कर रहे हैं। तो बीजेपी ने जो उनकी सीटें चिराग को खड़ा करके जो सीटें कम की थी, तो नीतीश कुमार के मन में भी बदले की भावना थी और उन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी को भी एक बार सबक मैं सिखाऊं। यानी कि 2020 का जो चुनाव हुआ, तो 2020 के चुनाव में ही बीजेपी की रणनीति थी कि नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा कर दिया जाए और शायद इसीलिए चिराग पासवान को वो मैदान में उतारे थे नीतीश कुमार के खिलाफ। देखिए ये बात है तो पब्लिक डोमेन में है, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे और जिस तरीके से उन्होंने केवल नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उसका नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, तो राजनीतिक गलियारे में तो चर्चाएं आम थी। और इस बात को नीतीश कुमार की पार्टी और ललन सिंह अपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने की। जब अभी गठबंधन टूटने के कगार पर थी और जब गठबंधन टूटी है तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने भी इस बात को कबूला है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें बनी कि सरकार चल रही थी और दोनों के बीच में एक तालमेल था, तो बीजेपी भी अब खुलकर चीजों को नहीं दिखा सकती थी, इसलिए चिराग पासवान को भी उसने खुद से दूर रखा था। और क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के जो राष्ट्रीय पार्टियां होती, चाहे कांग्रेस भी एक जमाने में किया करती थी, तो ये चीजें तो दोनों के बीच में खाई तो बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसका खामियाजा केवल और केवल नीतीश कुमार को ही भुगतना पड़ेगा। इस सारे प्रकरण में नुकसान सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही हो रहा है, क्योंकि आरजेडी अपने पुराने अंदाज में आ गई है। बिहार में कुछ घटनाएं हो रही हैं, इनके लीडर्स एग्रेसिव हैं और कई ऐसे लोग भी मंत्री बने हैं जो बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि वो दागी है और जो भी है। ये चीजें नीतीश कुमार की अपनी नैतिकता या उनके मूड के विपरीत है। अब ऐसे में कल वाम दल के दीपंकर भट्टाचार्य ने भी कहा है कि हम लोग महागठबंधन की एक बैठक करेंगे और हम लोग बैठेंगे, और जिस तरीके से
बेगूसराय की घटना हुई है, ये आम घटना नहीं है, सहज घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जब बेगूसराय की जो घटना हुई, तो इस घटना को ध्यान में रखते हुए बीजेपी क्या अपना गेम प्लान करेगी? क्योंकि बीजेपी तो लगातार कर रही है कि महागठबंधन जो सरकार बनी, नीतीश कुमार गए तो फिर से जंगल राज आएगा। तो क्या बीजेपी के लिए एक मौका हो रहा है इस तरह की घटनाएं? और फिर अगर बीजेपी के लिए मौका हो रहा है तो फिर नीतीश कुमार इसको किस तरह से हैंडल कर पाएंगे? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, भले आज देश में जो भी स्थिति परिस्थिति हो, बीजेपी, मैं, आप ये मत समझिएगा कि मैं भी कोई गोदी मीडिया की तरह बात कर रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हर इंसान का या हर किसी का एक दौर होता है। अभी बीजेपी का दौर है। बीजेपी सत्ता में रहे तो भी ठीक, अगर वो सत्ता में नहीं रहती है तो बहुत एग्रेसिव रहती है और वो विपक्ष के तौर पर इतनी मजबूत रहती है कि सामने वाले पार्टी को पानी पिलाकर रखती है। जबकि बीजेपी अगर सत्ता में रहे, तो जब बीजेपी और नीतीश कुमार बिहार की बात करें, अगर सत्ता में थे तो आरजेडी बहुत कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन बीजेपी को ये बैठे बिठे एक बड़ा मुद्दा मिल गया। ये आप भले कह लें कि विपक्ष ये सब बातों में बहुत दम नहीं होता है। जो सत्ताधारी दल होता है ठीकरा उसी में फूटता है। और फिर जिस तरीके से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीसीटीवी फुटेज सारे तमाम नेशनल मीडिया पर चल रही है, सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं और पब्लिक डोमेन में है। पुलिस कभी कुछ कर रही है, कुछ बात कर रही है। पटना में वहाँ एसएसपी के बाद पटना में एडीजी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। पत्रकार जब उनसे सवाल कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि मैं इसकी जानकारी बाद में दूंगा। तो और जो परिवार हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि गलत लोगों को पकड़ा गया, सुशील मोदी और गिरिराज सिंह हमलावर हैं। तो विपक्ष को राजद कहें या महागठबंधन कहें या नीतीश कुमार कहें, बैठे बिठाए एक पर एक मुद्दा मतलब महीने भर के अंदर दे दिया। मुजफ्फरपुर में जो कारोबारी के दुकान पर ताला जड़ा गया, एसएसपी को आकर खुलवाया गया। भागलपुर में एक व्यवसायी की हत्या हो गई। पटना में कल दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की सड़क पर लूट हो गई। उसके बाद पटना के एक अस्पताल के 2 कर्मियों को बंधक बना लिया गया। बेगूसराय में इतना बड़ा घटना हो गया। सत्ताधारी दल के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। एक मंत्री कुछ उनका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है गया में। दो मंत्री अभी कुछ अनाप शनाप हरकत कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही है। एक लड़की की हत्या हो गई कंकड़बाग में। तो जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही है, इस पूरे मसले में तो कह दिया ना कि नीतीश कुमार को नुकसान झेलना ही झेलना है और वो झेल रहे हैं। और नीतीश कुमार को बीजेपी फंसाएगी ही फंसाएगी और उनके लिए सत्ता में बने रहना और सत्ता को चलाते रहना अब बहुत बड़ी चुनौती होगी और उनके साख पर तो सवाल उठना ही उठना है। ये घटनाएं तो जब बीजेपी के साथ भी नीतीश कुमार की सरकार थी तो आए दिन घटनाएं कुछ न कुछ घटते रहती थी। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी जो है इन मुद्दों को तुल दे रही है, और एक चीज और देखने को मिल रहा है कि जैसे ही बीजेपी के साथ सरकार से बाहर हुए नीतीश कुमार, तो उसके बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई, ईडी भी एक्टिव हो गई और लगातार देख रहे हैं बिहार में छापे पड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी का काम ही है कि अगर आप मेरे साथ हैं तो ठीक है और अगर आप साथ नहीं है तो आपको हम परेशान कर देंगे? ये तो इस दौर में ये बात खुलकर सामने आई है। चाहे आप पश्चिम बंगाल की ही बात आप ले लें तो उसे आप पॉजिटिव रूप में भी देख सकते हैं, निगेटिव रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी का हथकंडा सही साबित हो गया और वहाँ पार्थ चटर्जी बुरे तरह से फंस गए, सरकार फंस गई, सरकार के कई मंत्री फंसे, बहुत छीछा लेदर हुआ। कर्नाटका में भी हुआ है, बीजेपी ने किया है, दिल्ली में भी प्रकरण चल रहा है, महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक हुआ और बिहार में भी नहीं होगा ऐसा आप सोच नहीं सकते हैं। तो भाई सत्ताधारी दल है और उसने अपने जो उसके तंत्र होते हैं उसका तो वो उपयोग करेगी। लेकिन इसको आप दोनों रूप में देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी निर्दोष पे किया जा रहा है। हाँ, कभी कभी परेशान करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी तो मुझे लगता है कि अपने इन तंत्रों का तो उपयोग करेगी ही करेगी और बिहार में तो मुझे लगता है कि अवश्य करेगी, उसे जहां भी मौका मिलेगा और बिल्कुल करेगी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि निर्दोष लोगों पर नहीं करती है, तो क्या सारे दागी जो हैं और जो कांड करने वाले हैं वो विपक्ष के लोग ही हैं, या जो बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल नहीं है, तो उन पे क्यों नहीं ईडी और सीबीआई जाती है?
देखिए, हम लोग तो पत्रकार के तौर पर अगर कहेंगे तो इस बात का तो हम समर्थन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। बीजेपी में भी कई दागी लोग होंगे, कई लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप हो सकते हैं और वो भी फँस सकते हैं। अगर बीजेपी जब सत्ता से जाएगी तो निश्चित तौर पर जब दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी तो कोई भी पार्टी जब आती है तो बहुत कम ही ऐसा होगा कि वो अपने दल के किसी लोगों पर हाथ डाले। तो वो भी फिर हो सकता है कि बीजेपी के लोगों की कुंडली खंगाले और उनको वो भी पकड़े और उन पर वो भी कार्रवाई करे, ये भी हो सकता है। पहले भी हुआ है, बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर कांग्रेस ने हाथ डाला है। आज बीजेपी सत्ता में है तो वो उसमें हाथ डालेगी, कल दूसरी पार्टी आएगी उसमें हाथ डालेगी, कल तीसरी पार्टी आएगी उसमें हाथ डालेगी। लेकिन जो जो पार्टी सत्ता में रहेगी वो अपने ही किसी मंत्री को या अपने सांसद को, विधायक को कटघरे में ला दे, ऐसा संभव हो तो कभी नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को 2024 में विपक्ष के चेहरा के रूप में आप किस नज़र से देखते हैं? ये नीतीश कुमार के लिए एक सुसाइड अटेम्प्ट जिसको नहीं कहते हैं वो लेना है। और उन्होंने पिछले बार भी देखा कि वो केवल अकेले चुनाव लड़े तो 2 सीट पर सिमट गए। और पहली बात तो कि उन्हें अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर अगर उनको चेहरा बना देगा तब जाकर उनके लिए ये एक राहत भरी बात होगी और तब वो कॉन्टेस्ट में रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में थोड़ी बहुत चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अभी उनके लिए काफ़ी पूरे देश भर में एक्सेप्टेंस होना मुश्किल बात है। लेकिन अगर वो अपने मन से केवल अकेले अपने आश्रय ये चाहेंगे तो ये उनके लिए इस बात में कोई बहुत दम नहीं है कि नीतीश कुमार को पूरे भारतवर्ष में एक एक्सेप्टेंस मिल जाए। और वो सीधे, चूंकि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी से नहीं आते हैं, वो नरेंद्र मोदी की तरह नहीं हो सकते हैं कि गुजरात से निकालकर उन्हें एक राष्ट्रीय कमेटी उन्हें प्रोजेक्ट कर दे और पूरे भारतवर्ष में उस पार्टी का जनाधार है, ऐसा तो है नहीं। ये नीतीश कुमार के लिए ये एक बहुत ही मतलब चुनौतीपूर्ण समय है और वो इस तरीके से वो मतलब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार प्रोजेक्ट हो जाएं, यही उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। चुनौती तो उनके सामने है, ये तो सच बात है, लेकिन अभी 2 सालों का वक्त है और जिस तरह से आक्रामक रूप नीतीश कुमार बीजेपी से हटने के बाद दिखा रहे हैं और भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ तो पीड़ा ऐसी है जो बर्दाश्त से फालतू होने के बाद उनके अंदर से वो फूट पड़ा है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि नीतीश कुमार का बीजेपी से बाहर आना और फिर अपने आप को 2024 के लिए तैयार करना तो कितना मुश्किल है? ये तो आप बता रहे हैं कि भी मुश्किल है, तो क्या विपक्ष उनको साथ देगी? देखिए, विपक्ष में कई, जैसा कि आप के राव अभी आए थे तेलंगाना से, वो हैं। अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि भाई साहब 2 राज्यों में हमारी सरकार है, मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ, मैं भी बहुत नेक हूँ और मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मैं क्यों नहीं हो सकता। ममता बनर्जी कहेगी मैं भी बहुत मास लीडर हूँ, पूरे देश भर में मेरी पहचान है। हाँ, आपको यूपी में कई लोग हैं, हालांकि मायावती तो अभी आउट ऑफ फ्रेम है, अखिलेश यादव हैं, या कितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं विपक्ष में, और भी कई लोग हैं, साउथ में है, यहाँ है। राहुल गांधी तो सबसे सर्वाधिक है और कांग्रेस के कई नेताओं ने खुले मन से ये कहा कि भाई हमारे नेता तो राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री कोई अगर सोच रहा है तो उसे सोचने दीजिए, है ना, प्रधानमंत्री तो वही होंगे। तो नीतीश कुमार के लिए उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर देना ये तो बहुत ही मतलब अभी सहज नहीं लग रहा है। लेकिन अगर उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो कोई भी आदमी अपनी लड़ाई लड़ सकता है, कोई भी आदमी चेहरा हो सकता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार के पास कोई बहुत बड़ा बैकअप आज की डेट में नहीं दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर को बुलाया मिलने के लिए। और प्रशांत किशोर ने जो अभी ट्वीट किया है उस पर भी बहुत हाई तौबा मच रहा है और इस पर ललन सिंह ने भी आज आकर सफाई दिया है कि प्रशांत किशोर ब्रांडिंग करना जानते हो, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, हम लोगों को जदयू में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो बीजेपी के एजेंट है और बीजेपी के किसी एजेंट को हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। तो इससे साफ है कि नीतीश कुमार को एक ऐसा हथियार तलाश रहे थे जो राष्ट्रीय स्तर पर हर राज्य में उनके लिए कोई ज़मीन तैयार कर सके, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी शायद उनको मना कर दिया है। तो नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां अभी बहुत बड़ी है और प्रधानमंत्री
और वो भी कई बार बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना नहीं, मुझे बीजेपी को हटाना है। तो दरअसल उनकी उम्मीदें बीजेपी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हो सकता है वो सही में उपराष्ट्रपति बनना चाहते होंगे, अपने पार्टी के कई लोगों को मंत्री बनाना चाहते होंगे, या कुछ और भी एजेंडे पर चाहते होंगे। लेकिन बीजेपी अब उनको, क्योंकि बीजेपी ने देखा कि उन्होंने कई मौके पर धोखा भी दिया है नीतीश कुमार ने, और बीजेपी में जिस तरह से उनकी पहले चलती होती थी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर लोग उनको बिहार भर ही सीमित रख करके बिहार के संदर्भ में केवल वैल्यू देते थे, ज़्यादा उन्हें तरजीह नहीं दे रहे थे। तो नीतीश कुमार को भी ये पीड़ा सताती थी। और बीजेपी के सुशील मोदी ने कहा कि भाई हमारे पास जब अपना खुद समर्थन है और हमारे पास जब अपना फिगर है, तो हम अपने पार्टी के लोगों को प्रमोट करेंगे कि इनको उपराष्ट्रपति। हो सकता है सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन सुशील मोदी ने सामने कहा है कि उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। और पत्रकारों से नीतीश कुमार ने भी बोला कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। तो हो सकता है इनकी मंशा होगी, नहीं बनाया गया तो उस बात पे भी नाराजगी हो सकती है, कई और ऐसे मुद्दे होंगे। और मंत्री तो ये चाहते ही थे कि केंद्र में इनकी हिस्सेदारी बड़ी हो। तो कुल मिलाकर बीजेपी इनको तरजीह नहीं देती थी, इस बात का भी इनको गुस्सा था। तो अब तो दोनों में बिगाड़ हो गया, लेकिन भविष्य में दोनों फिर नहीं मिलेंगे, मुझे ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी के कई शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार को बहुत आड़े हाथों नहीं ले रहे हैं। और नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर वो पलटी मारेंगे तो फिर बीजेपी उनको अपने साथ रख लेगी। तो क्या ये अभी भी कयास लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? बिल्कुल मार सकते हैं, इतनी जल्दी तो नहीं मारेंगे। अगर 24 की चुनाव में उनकी करारी हार हो जाती है तो निश्चित तौर पर वो 25 में पलटी मार देंगे बीजेपी के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी कि इस बिहार के ताज़ा राजनीतिक हालात पर आपसे बात हुई और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, तो आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। तो अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया यानी कमेंट के रूप में ज़रूर दें। धन्यवाद।